हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू सोशियो इजी क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास स्ट्रगल का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि कार्ल मार्क्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अभी तक हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एलियनेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्लास स्ट्रगल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वर्क का नाम हमेशा याद रखोगे, डास कैपिटल 1867। इसी वर्क में मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल के थ्योरी को डिस्कस किया है। तो आप जब भी अपना आंसर लिखोगे हमेशा स्टार्टिंग में ये वर्क का नाम ज़रूर मेंशन करोगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें अपने आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाना है। हम जो ये ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो हमारा एक गोल होना चाहिए और गोल क्या है? एग्ज़ाम ओरिएंटेड सोशियोलॉजिकल आंसर लिखना। ठीक है, क्लियर? तो क्लास स्ट्रगल को समझते हैं। देखो, क्लास स्ट्रगल को समझने से पहले एक वर्ड है क्लास, एक टर्म है क्लास। क्लास को समझते हैं, क्लास क्या होती है। देखो, आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब ह्यूमन की हिस्ट्री शुरू होती है, ओके, जब ह्यूमन की सोसाइटी शुरू होती है तो जो सबसे पहली सोसाइटी आती है उस सोसाइटी का क्या नाम था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यही नाम था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने वाले लेक्चर्स में, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी और प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मार्क्स कहते हैं कि इस सोसाइटी में किसी भी तरीके की क्लास नहीं होती, या फिर प्रिमिटिव सोसाइटी कैसी है? क्लासलेस सोसाइटी है। ये सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी क्यों थी? प्रिमिटिव सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और सिंपली यू कैन से द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, ओके, दे वर कम्युनली ओन्ड। ओके, दे वर कम्युनली ओन्ड। कम्युनली ओन्ड का क्या मतलब है कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज थे उस पे सबका कंट्रोल था। ठीक है, सबका कंट्रोल था, और वो कंट्रोल कैसा था? इक्वल कंट्रोल था। किसी भी तरीके की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी रिसोर्सेज की। अब क्या होता है, जब समाज में हमें हर तरफ इक्वालिटी होती है, किसी भी तरीके की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती रिसोर्सेज की, तो वो समाज जो है वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, डिवाइड नहीं होता ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, ना ही कोई पावरफुल ग्रुप होता है, ना ही कोई वीक ग्रुप होता है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ इक्वल एक्सेस और इक्वल कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि जैसे ही प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी के बाद नेक्स्ट सोसाइटी आती है, स्लेव सोसाइटी, तो उसमें क्या होता है आपको पता है? पॉपुलेशन बढ़ती है। अब मैंने आपको बताया था कि नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की नीड बढ़ेगी, लेकिन नेचर के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो लोग क्या करेंगे? उस रिसोर्सेज को क्या करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं और नेचर के जो रिसोर्सेज है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, नीड्स ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो समाज के जो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है, वो उस रिसोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और समाज का वो ग्रुप जो रिसोर्स को कंट्रोल कर लेगा वो बन जाता है हैव्स, ओके, हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। और समाज का वो ग्रुप जो रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करता वो कौन बनता है? हैव नॉट्स, नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो देखा अपने समाज में किस तरीके से डिवीजन आ गया, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड नॉन कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ठीक है, तो हैव वो होते हैं जो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेते हैं, हैव नॉट्स वो होते हैं वो होते हैं जो सोसाइटी के रिसोर्सेज पे किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो गई दो ग्रुप में। ठीक है, डिवाइड हो गई दो ग्रुप में, एक ग्रुप बना हैव ग्रुप, एक बना हैव नॉट ग्रुप। इसी ग्रुपिंग को क्या बोला गया है? क्लास। ठीक है, क्लास का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी और a formation of group in the society such as have and have nots, and this is termed as class. ठीक है, क्लास का यही मतलब है। ओके, have is powerful class because haves have control over the resources, and have nots are वीकर क्लास बिकॉज दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि क्लास जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, और प्रिमिटिव सोसाइटी में क्लासलेस सोसाइटी थी तो वो क्यों थी? क्योंकि सबका इक्वल ओनरशिप था। ठीक है, तो क्लास स्ट्रगल को पढ़ने से पहले हमने क्लास का भी मतलब समझ लिया। ठीक है,
अब आपको पता है हमने पुराने वाले लेक्चर्स में देखा है कि क्लासेस के बीच में, क्लास तो समझ गए आप क्लास का क्या मतलब है। अब हम पढ़ेंगे कि इन क्लासेस के बीच में स्ट्रगल कैसे चल रहा है। क्लासेस के बीच में स्ट्रगल इस वजह से चल रही है क्योंकि आपको पता है, आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा कि एक होता है हैव क्लास, मतलब पावरफुल क्लास इन द सोसाइटी हु हैज़ कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और एक होता है हैव नॉट क्लास। ठीक है, ये क्या है, वीकर ग्रुप इन द सोसाइटी हैविंग नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। क्योंकि हैव क्लास की एस्पिरेशंस अलग हैं, हैव नॉट क्लास की एस्पिरेशंस अलग है। हैव क्लास क्योंकि पावरफुल है, इसके पास रिसोर्सेज हैं, तो इसके एस्पिरेशंस क्या होंगे, ठीक है, इसका एम क्या होगा कि हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए ना, हमें और प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज को और ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें वेल्थ चाहिए और हमें फिर पावर भी चाहिए, है ना। तो जिस तरीके की आपकी क्लास है उस तरीके की आपकी सोच है। इसी तरीके से जो ये हैव नॉट क्लास है, तो हैव नॉट क्लास की सोच क्या है कि हमें भी रिसोर्स चाहिए, है ना, हमें भी रिसोर्स पे इक्वल कंट्रोल चाहिए। ठीक है, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए और हमें एक डिग्निफाइड लाइफ भी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैव नॉट क्लास के पास जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये पुअर होते हैं। ठीक है, हर सोसाइटी में, जैसे स्लेव सोसाइटी में स्लेव हैव नॉट क्लास है तो वो वहाँ पे पुअर होते हैं। आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जैसे हैव नॉट क्लास कौन है, लेबर क्लास है ना। इस हैव नॉट क्लास या लेबर क्लास के पास रिसोर्सेज नहीं है ना इतने, ठीक है, तो दे डू नॉट हैव एनी डिग्निफाइड लाइफ, सो दे ऑल्सो वॉन्ट अ डिग्निफाइड लाइफ, अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से क्या होता है, जब आपके एस्पिरेशंस अलग होते हैं, आपके एम्स अलग होते हैं दोनों क्लासेस के, तो इनके बीच में एक स्ट्रगल चलेगा। ठीक है, स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर डिफरेंट एस्पिरेशंस। हैव नॉट क्लास के जो एस्पिरेशंस है और हैव क्लास के जो एस्पिरेशंस है मैंने आपको बता दिया। तो डिफरेंट एस्पिरेशंस, डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से, डिफरेंट इंटरेस्ट या डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट एम्स की वजह से स्ट्रगल होगा। ठीक है, स्ट्रगल होगा क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट नहीं है ना, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरह, है ना, किसी भी तरीके की इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके की इक्वालिटी नहीं है प्रिमिटिव सोसाइटी में, क्योंकि हर तरफ इक्वालिटी थी। रिसोर्सेज का कंट्रोल या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल सभी के पास था, तो डिफरेंट एस्पिरेशंस भी नहीं थे और सबके इंटरेस्ट जो थे वो कॉमन थे। ठीक है, सबके इंटरेस्ट कैसे थे, कॉमन थे, डिफरेंट इंटरेस्ट नहीं थे। क्लियर, तो आप समझ गए क्लास स्ट्रगल का भी एक जो बेसिक मतलब है, सिंपल मतलब है, आप समझ गए। क्लियर। Now let's understand the definition of class given by Karl Marx. So definition says a group of people sharing the same position in the process of production. ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में या किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में जब लोग आपस में सेम पोजीशन शेयर करते हैं या सेम रिलेशन शेयर करते हैं, उसे ही मार्क्स ने क्या बोला है, क्लास बोला है। तो अभी हमने पढ़ लिया ना, ये क्लास जो है ये दो ही टाइप के हैं, हैव और हैव नॉट, हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में या हर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, चाहे स्लेव सोसाइटी रही है, फ्यूडल सोसाइटी रही है या अभी की कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, दो ही क्लास रहती हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ क्लास ही होगी एज पर कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो अब आपने देख लिया, चाहे वो स्लेव सोसाइटी थी या फ्यूडल सोसाइटी थी, आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हैव जो है, ठीक है, आपस में सेम पोजीशन शेयर कर रहे हैं, सेम रिलेशन शेयर कर रहे हैं। हर सोसाइटी में, हर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हैव्स की सिचुएशन सेम रही है। ठीक है, दे ऑल आर पावरफुल, वाई, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ठीक है, एंड वो प्रॉफिट मेकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, बाय कंट्रोलिंग ओवर द रिसोर्सेज और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसी तरीके से अगर आप हैव नॉट की बात करो तो चाहे वो आपकी स्लेव सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी या अभी की कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, आपका जो हैव नॉट क्लास है उसकी सिचुएशन, उसका रिलेशन या उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वैसी ही रही है, वो चेंज नहीं हुई है। तब भी वो पुअर था, ठीक है, आज भी वो पुअर है क्योंकि उसके पास क्या है, रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं है। ठीक है,
तब भी उसके साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जा रही थी। आज के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी उसके साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जा रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक ग्रुप ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो अगर आज आप देख लो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर हम हैव नॉट क्लास की बात करें तो जो फैक्ट्रीज़ में लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है हमारा, या जो ये हमारी गिग इकॉनमी है, ठीक है, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, या इस तरीके के जो लोग जो कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनको पैसे सिर्फ गुजारा करने के लिए चाहिए या उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके का रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, तो ये हैव नॉट क्लास है। ठीक है, तो दे हैव सेम पोजीशन इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन ईच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जो ये हैव क्लास है और ये जो हैव नॉट क्लास है, इनकी सिचुएशन हमेशा सेम रहती है। हैव क्लास जो स्लेव सोसाइटी में पावरफुल था वो आज भी उतना ही पावरफुल है ना। तो शेयरिंग द सेम पोजीशन, ओके, शेयरिंग द सेम पोजीशन, ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन ईच सक्सेसिव स्टेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्लियर। देखो रिपीटेडली ये वही बातें हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको इजीली चीज़ें एक जगह मिल जाए इसलिए मैंने फिर से लिखा है। मैं बार बार नोट्स में लिख देती हूँ। ठीक है, देखो मार्क्स कहते हैं कि 2 ही टाइप की क्लास होती है किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, हमेशा याद रखना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कार्ल मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन में कि मार्क्स की सोसाइटी में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ क्लास होता है, एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट। अब किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में या तो हैव होता है या हैव नॉट होता है। चाहे स्लेव सोसाइटी हो उसमें हैव कौन था? मास्टर्स। हैव नॉट कौन था? स्लेव। इस तरीके से फ्यूडल सोसाइटी में हैव कौन था? फ्यूडल लॉर्ड, जिसके पास ज़मीन का कंट्रोल था, लैंड का कंट्रोल था। ठीक है, उस समय क्या थी? लैंड रिसोर्स थी। ठीक है ना, फ्यूडल सोसाइटी में लैंड वॉज अ रिसोर्स। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे हैव नॉट कौन है? सर्फ। ठीक है, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, कल्टिवेशन कर रहे हैं। क्लियर। और इस तरीके से आज की जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पे हैव कौन है? बूर्जा क्लास या फिर कैपिटलिस्ट क्लास या फिर आप कह सकते हो बिजनेस क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हैव नॉट कौन है? प्रोलिटेरिएट क्लास है या फिर वर्किंग क्लास है या लेबर क्लास है। मतलब जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जनरली एज अ लेबर, उनको मार्क्स ने प्रोलिटेरिएट क्लास का टर्म दिया है, प्रोलिटेरिएट क्लास कह के बुलाया। तो आप समझ गए, क्लास का मतलब आप समझ गए। ठीक है, क्लास स्ट्रगल का मतलब आप समझ गए। ठीक है, समझ गए मतलब अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बताया मैंने आपको। क्लियर, कि दोनों क्लासेस में जो स्ट्रगल है वो किस वजह से है? क्योंकि रिसोर्सेज का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी एस्पिरेशंस अलग हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो जब एस्पिरेशंस अलग होती है तो स्ट्रगल होता है समाज में। ठीक है, ओके, क्लियर। और हमने ये हैव और हैव नॉट को भी बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्लास जो है वो सिर्फ 2 टाइप्स की होती है किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में, ये भी हमने समझ लिया। ओके, तो क्लास स्ट्रगल का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव एंड हैव नॉट इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ ऑपोजिट इंटरेस्ट। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि हैव और हैव नॉट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जो स्लेव सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट या मतभेद स्टार्ट हुए थे हैव और हैव नॉट के बीच में, वो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी कंटिन्यूड है। ठीक है, इसे ही मार्क्स ने क्या बोला? क्लास स्ट्रगल बोला। ठीक है, कि हैव और हैव नॉट क्लास के बीच में जो स्ट्रगल स्लेव सोसाइटी में स्टार्ट हुआ था, वो स्ट्रगल फ्यूडल सोसाइटी में भी कंटिन्यूड रहा और वही स्ट्रगल आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी चल रहा है ना। इसे ही क्या बोला गया है? क्लास स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल बिटवीन हैव एंड हैव नॉट क्लासेस। मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्ट्रगल किस वजह से है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है या एस्पिरेशंस या एम्स जो है हैव और हैव नॉट क्लास के, वो एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट या डिफरेंट है। ठीक है, इसको रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था, हैव के एस्पिरेशंस क्या है कि वो और ज़्यादा रिच होना चाहता है, और ज़्यादा पावरफुल होना चाहता है, और ज़्यादा रिसोर्स पे कंट्रोल करना चाहता है ना। तो आपने
सुना भी होगा कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, या 1% रिसोर्सेज 1% रिच जो है उसके पास मोर देन 50% रिसोर्सेज का कंट्रोल है। ठीक है, जो 1% रिच पॉपुलेशन है उसने मोर देन 50% रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो ये यही है ना कि अमीर और अमीर होना चाह रहा है ना, और होता ही जा रहा है ना, और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, हैव नॉट की पोजीशन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। ठीक है, तो जब आपके इंटरेस्ट अलग होंगे, ठीक है, आपके एस्पिरेशंस अलग होंगे दोनों ही क्लासेस के, एक जो है और ज़्यादा पावरफुल होना चाहता है, और एक जो है वो चाहता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है ख़त्म हो जाए, मुझे भी डिग्निफाइड इक्वल लाइफ मिले, इक्वालिटी की लाइफ मिले। तो जब एस्पिरेशंस अलग होंगे, इंटरेस्ट अलग होंगे, तो स्ट्रगल होगा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा था प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी में किसी भी तरीके का क्लास स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी ही क्लासलेस होती है ना। यहाँ पे तो इंटरेस्ट कैसा होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है कि मेंबर्स जो हैं उन सब की सोच, उन सब के गोल्स, एस्पिरेशंस एक ही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है इंटरेस्ट भी चेंज होता जाता है। ठीक है, एक ग्रुप पावरफुल, एक ग्रुप जो है वीक हो जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और इसी वजह से उनके बीच में मतभेद, कन्फ्लिक्ट, या फिर क्लास स्ट्रगल कह सकते हो। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लास स्ट्रगल। क्लियर? रीजंस देख लेते हैं, रीजंस बता चुकी हूँ, फिर भी जो यहाँ लिखा है इसको एक बार समझ लेते हैं। अनइक्वल पावर रिलेशंस, ठीक है, तो आपने पढ़ लिया हैव्स आर मोर पावरफुल एंड हैव नॉट क्लास आर नॉट सो पावरफुल बिकॉज ऑफ द अनइक्वल कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, सो दिस लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। ओके, देन दे हैव डिफरेंट एस्पिरेशन, हैव एंड हैव क्लास हैव डिफरेंट aspirations, or you can say opposite interests that we have discussed earlier. This also leads to class struggle. Okay, then Marx says there is antagonistic cooperation among have and have not. Okay, have और have not के बीच में antagonistic cooperation है। antagonistic cooperation का क्या मतलब होता है कि despite having different interest you are cooperating with each other in the process of production. Okay, despite having different interest, have and have not are cooperating with each other in the process of production. This is called antagonistic कॉपरेशन, याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लो, स्लेव सोसाइटी की बात कर लो, वहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था। ठीक है, स्लेव ट्रेड होता था, कोई भी ह्यूमन नहीं चाहेगा कि उसको गुलाम की तरह ट्रीट किया जाए, बट स्टिल दे वर पार्ट ऑफ, स्लेव्स वर पार्ट ऑफ स्लेव ट्रेड। ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम तक रिवोल्ट नहीं किया था बिकॉज दे वर कोऑपरेटिंग। ओके, दे वर कोऑपरेटिंग विद द मास्टर्स इन स्लेव ट्रेड। ओके, ठीक है, इस तरीके से फ्यूडल सोसाइटी में चले जाओ तो वहाँ जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे वो सर्फ से, ठीक है, जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे वो सर्फ से फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाते थे लैंड पे। ठीक है, फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाते थे लैंड पे। ठीक है, और ये सर्फ कॉपरेट करते थे। ठीक है, वो सर्फ काम करते थे, भले वो फोर्सफुल था लेकिन वो काम करते थे, कल्टीवेशन करते थे। दिस इज एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। ओके, और आज की सोसाइटी देख लो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो आपका कॉरपोरेट वर्ल्ड है, आपको 9 to 5 वर्क करना है, चाहे इसमें आपको पैसे टाइम पे मिले ना मिले, सैलरी आपके मन मुताबिक हो ना हो, यू आर डूइंग दिस। ठीक है, वाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज द बेसिक एसेंस ऑफ दिस एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन इज द सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल, आपको सर्वाइव करना है। ठीक है, वर्कर्स नीड्स जॉब एंड एम्प्लॉयज नीड्स वर्कर। ओके, वर्कर नीड्स जॉब्स। ठीक है, आपको जॉब्स चाहिए बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव, है ना, सर्वाइव करना है, कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सो यू डोंट वॉन्ट टू डू 9 to 5 जॉब, और इतना एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, इतने एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, फैक्ट्रीज में लेबर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल दे आर कोऑपरेटिंग विद द business class or corporate world because you have to survive and you need resources in the form of finances. Okay, and so this is called antagonistic cooperation. You are cooperating despite having different interest. Clear? And this leads to class struggle. Okay, तो जब आप
का, जब आपका कॉपरेशन जो है वो एंटागोनिस्टिक है, मतलब आप खुशी खुशी कॉपरेट नहीं कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कर रहे हो, तो वो क्लास स्ट्रगल ही तो है ना, स्ट्रगल ही तो कर रहे हो ना आप। ठीक है, क्लियर? Let's understand the features of class struggle. First is antagonistic cooperation. As I told you, antagonistic cooperation means despite having different interest of have and have not, they are cooperating in the process of production or they are surviving with each other थ्रू कॉपरेशन। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होने के बाद भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। देन हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप हैव नॉट क्लास की सिचुएशन देखो, हैव नॉट क्लास कौन है? जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है। अब रिसोर्सेस नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ना, रिसोर्सेस नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ना। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है हिस्टोरिकली? सबसे पहले तो स्लेव ट्रेड हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि हिस्ट्री में सबसे पहले तो स्लेव ट्रेड हुआ, एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे एक ह्यूमन को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो, मतलब उस ह्यूमन का जो एक एसेंस है वो खत्म हो चुका है और वो ह्यूमन एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, वो जो ह्यूमन है, वो जो स्लेव है, वो मास्टर्स की प्रॉपर्टी है, मास्टर्स उसको जाके मार्केट में बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा। ठीक है, तो कितनी इनह्यूमन चीज़ है। तो क्या ये एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल नहीं है? बिल्कुल है, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार। ठीक है, ओके। जब आप स्लेव सोसाइटी से मूव करते हो फ्यूडल सोसाइटी में, फ्यूडल सोसाइटी में तो आपने देखा कि वहाँ पे लोगों को हाई टैक्स देना पड़ता है और फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाया जाता है। ठीक है, फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाया जाता है। किससे करवाया जाता है? जो सोसाइटी में हैव नॉट क्लास है, मतलब जो सर्फ क्लास है। ठीक है, कौन करवाता है? फ्यूडल लॉर्ड करवाता है ना। आपने फ्रेंच सोसाइटी में पढ़ा, 3 स्टेट सिस्टम होते थे, तो उसमें जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था? उनको हाई टैक्स देना पड़ता था, उनको ज़मीन पे ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाई जाती थी और उस खेती से जो प्रॉफिट जनरेट होता था वो सारा तो फ्यूडल लॉर्ड ले जाता था, है ना, मोनार्क और नोबल्स ले जाते थे। ठीक है, तो समझ आया आपको? अगर आप हिस्ट्री में आगे बढ़ते हो और अगर आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखते हो तो लेबर की सिचुएशन भी तो सेम ही है ना। जो मार्क्स ने जिसको प्रोलिटेरिएट क्लास कहा है या जो लेबर क्लास है, इसकी सिचुएशन भी तो सेम है ना। फैक्ट्री की सिचुएशन सही नहीं है, ओवर टाइम काम करना है इनको। ठीक है, दूसरी बात है कि इनको जो है बहुत ही लो वेजेस मिलते हैं, अनटाइमली वेजेस मिलते हैं, इनके साथ पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ये स्लम एरिया में रहते हैं ना। अगर आप जितनी भी डेवलपिंग सिटीज़ देखो, आप देखो कि कितने स्लम्स बने हुए हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है ना। ये क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ही तो हो रहा है ना, आप इन ह्यूमन लाइफस्टाइल जी रहे हो, है ना। तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है। मार्क्स ऐसा कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हिस्ट्री से होता जा रहा है। ठीक है, हिस्ट्री से चल रहा है, स्लेव ट्रेड से लेके अभी तक कैपिटलिस्ट सोसाइटी तक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। किसका चल रहा है? जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है या जो हैव नॉट है। मार्क्स फिर कहते हैं कि ये हैव नॉट क्लास जो है, फिर इसके साथ क्या होता है? ये एलियनेट हो जाता है। एलियनेशन पे मैंने लेक्चर बनाया है, प्लीज़ उसको देख लेना। मार्क्स कहते हैं कि ये जो हैव नॉट क्लास है इसके साथ एलियनेशन हो जाता है। एलियनेशन का मतलब है कि इस हैव नॉट पे इतना अत्याचार हो रहा है ना जाने कब से, हिस्ट्री से। ठीक है, तो एक टाइम आता है जब ये इंसान, जब ये हैव नॉट क्लास जो है, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये अपने आप से दूर हो जाता है, अपनी सोसाइटी से दूर हो जाता है, अपने बनाए गए प्रोडक्ट से दूर हो जाता है। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, फैक्ट्री में बैठ के मेहनत करके इतनी इनह्यूमन कंडीशन में जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सेम उसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ रहा है ना। मार्केट में जाके खरीद रहे हो, मतलब आपका अपने बनाए गए प्रोडक्ट पे, अपनी स्किल्स पे किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है। आप अपनी स्किल्स बेच रहे हो अपने कैपिटलिस्ट क्लास को, ठीक है, जो आपसे काम करवाता है फैक्ट्रीज में। और इस वजह से क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट से दूर हो जाओगे। जब आपका अपनी स्किल्स पे कंट्रोल नहीं है
तो आपने उस स्किल को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। जब आपके अपनी स्किल्स या अपनी पोटेंशियल्स पे कंट्रोल नहीं होगा तो आप अपने सेल्फ अपने आप से दूर हो जाओगे, और जब आप अपने आप से ही दूर हो जाओगे, अनहैप्पी हो जाओगे, तो आप सोसाइटी से भी तो दूर हो जाओगे ना। इसे ही क्या बोला है मार्क्स ने, एलियनेशन और अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन की फीलिंग आना, अकेलेपन की फीलिंग आना। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल over your potential, over the resources, over the society, okay, over the resources of society. That is why you feel isolation, powerless or alienated. ठीक है, you feel isolated, powerless, helpless और alienated. Clear? ठीक है। मार्क्स कहते हैं कॉन्टिन्यूस कन्फ्लिक्ट चल रहा है हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में। आपने पढ़ लिया ना कि कॉन्टिन्यूस कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। कन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग है ना, हैव के इंटरेस्ट अलग है, हैव नॉट के इंटरेस्ट अलग है, इस वजह से भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, स्लेव सोसाइटी से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और कैपिटलिस्ट सोसाइटी तक चल रहा है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। और ये कन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि एस्पिरेशंस अलग है। ठीक है, नीड्स अलग है दोनों क्लासेस की, हैव और हैव नॉट क्लासेस की। क्लियर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया है मार्क्स ने, ठीक है, जो इस लेक्चर में पहली बार अपीयर हुआ है, फॉल्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस को समझते हैं। देखो, एक मार्क्स कहते हैं कि एक फीलिंग है हैव नॉट्स के अंदर कि जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा या सोसाइटी के जो स्टेजेस चेंज होते हैं, कि एक पुरानी सोसाइटी खत्म होकर एक नई सोसाइटी आती है, तो उनको लगता है ना कि जब नई सोसाइटी आएगी ना तो हमारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ जो इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन जो हिस्ट्री से चला आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब स्लेव्स को ऐसा लगा था कि जब स्लेव सोसाइटी के बाद जो ये नेक्स्ट फ्यूडल सोसाइटी आई थी, तो उनको लगा था कि इस नई सोसाइटी में हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर फ्यूडल सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई, तो इनको लगता है कि चलो अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई है तो इस नई सोसाइटी में जो है हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। है ना, जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई बदलाव आता है, तो हमको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होते ही या सोसाइटी के स्टेजेस में चेंज आने की वजह से हमारी जो इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन या हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्क्स बल्कि कहते हैं इन रियलिटी इट इंक्रीजेस विथ ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स का कहना है कि रियलिटी में क्या होता है, जैसे ही सोसाइटी के स्टेजेस बढ़ते हैं, चाहे स्लेव से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ना होने की जगह बल्कि बढ़ जाती है ना। आप देखो, स्लेव सोसाइटी में जो हैव नॉट क्लास था और आज की सोसाइटी में जो हैव नॉट क्लास है, आज की सोसाइटी में जो हैव नॉट क्लास है उसके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, उस सोसाइटी में भी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, फ्यूडल में, स्लेव में, लेकिन आज की जो सोसाइटी है उसमें प्रॉब्लम्स हर तरह से बढ़ चुकी है। ठीक है, आप एक सिंपल हैव नॉट क्लास, लेबर क्लास की बात करो, ना ही उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, ना ही उसकी इमोशनल वेल बीइंग ठीक है। देखो, आप फार्मर्स जो है कितने ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज, दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ठीक है, कितना फार्मर सुसाइड हो रहा है। आप गिग इकोनॉमी को देख लो, ठीक है, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ठीक है, अगर आप देखो दे आर हाईली एजुकेटेड बट डिस्पाइट हाई एजुकेशन दे आर फोर्स्ड इन दिस गिग इकोनॉमी। ओके, वाई? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जो है या कैपिटलिस्ट माइंडसेट है प्रॉफिट मेकिंग का, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इस वजह से मार्क्स कहते हैं कि सच्चाई ये है कि ये एक्सप्लॉयटेशन या इनइक्वालिटी जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ बढ़ती ही चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा कि इसे ही क्या कहा मार्क्स ने, फॉल्स कॉन्शियसनेस। लोगों के अंदर एक झूठी उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी जैसे ही सोसाइटी के स्टेजेस चेंज होंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, इसको क्या कहा इन्होंने, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस। आपके अंदर एक झूठी भावना है। ठीक है,
आपको ऐसा लगता है पर ऐसा होगा नहीं, मार्क्स ऐसा कहते हैं, और ऐसा होगा नहीं कि ऐसा हुआ ही नहीं कभी, है ना। इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन तो बढ़ता गया। तो आपकी जो ये उम्मीद है ना कि नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, हैव नॉट क्लास की जो ये उम्मीद है ना, इसे ही मार्क्स ने क्या कहा है, फॉल्स कॉन्शियसनेस। समझ गए फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब? देखो मार्क्स ने एक टर्म दिया है क्लास इन इटसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए, क्योंकि आपने कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है, क्योंकि क्या होता है आप इतना तो नहीं लिखोगे ना पेपर में जा कर के, ठीक है। 150 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, तो वहाँ पे मोस्टली आप कीवर्ड्स यूज़ करते हो, ठीक है। क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है, मार्क्स कहते हैं कि जो ये हैव नॉट क्लास है ना, हर सोसाइटी में, स्लेव में, फ्यूडल में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इनको ना अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम की अवेयरनेस ही नहीं है। इनको ना अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम की अवेयरनेस ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो शेयर्ड है। देखो हैव नॉट जो है उनके अंदर एक फीलिंग जो है ग्रुप की ना, कि हम आपस में क्लास है, हम आपस में ग्रुप है, वो फीलिंग ही नहीं है इनके अंदर, ठीक है। उनको अपनी प्रॉब्लम इंडिविजुअल प्रॉब्लम लगती है। उनको अपनी प्रॉब्लम क्या लगती है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम लगती है। उनको नहीं लगता कि ये क्लास प्रॉब्लम है या एक ग्रुप की प्रॉब्लम है, ये पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी उनको अपनी कलेक्टिव फीलिंग जो है, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है, उसकी अवेयरनेस नहीं आई है, ठीक है। तो हैव नॉट क्लास जो है मार्क्स कहते हैं, वो अभी अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे देख रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप कितनी बार फेल होते हो, है ना, हम फेल होते हैं फिर सीखते हैं, लेकिन हम प्रिपरेशन में एक बार ऐसे हो जाते हैं कि यार ये मुझसे ही नहीं हो रहा, ठीक है। पर हम नहीं देखते कि ये इतने लाखों बच्चे हैं, ये सब हमारे ही तरह तो है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी पेपर नहीं निकल रहा। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का इशू है कि जो सक्सेस रेट है वो कम है ना। डिमांड जो है एग्ज़ाम की और हमारी जो स्किल्स है उसमें थोड़ा फ़र्क है ना। तो हम इसको इंडिविजुअल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, ठीक है, कलेक्टिव प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मार्क्स यही कहते हैं कि हैव नॉट क्लास को अपनी प्रॉब्लम, अपनी एक्सप्लॉयटेशन का, शेयर्ड एक्सप्लॉयटेशन का अंदाज़ा ही नहीं है। दे लैक अवेयरनेस एंड दे ऑल्सो लैक अवेयरनेस अबाउट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है, कि इन सब का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सबको क्या चाहिए समाज से, इन्होंने आपस में कभी डिस्कस ही नहीं किया हैव नॉट क्लास ने, ठीक है। ये बस इंडिविजुअली काम किए जा रहे। मार्क्स ने एक टर्म दिया है ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हैव नॉट क्लास जो है दे सी देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल नॉट अ ग्रुप, ठीक है। तो हैव नॉट क्लास जो है ये अपनी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की तरह देखते हैं, ना कि ग्रुप प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। इनको नहीं पता कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, कि कैपिटलिस्ट ने 50% रिसोर्सेज कंट्रोल कर लिए। मार्क्स का ऐसा कहना है कि ये इसको अभी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम देख रहे हैं, कि हाँ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मेरे में ही कुछ कमी होगी, इसीलिए मुझे इस तरीके की इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन से गुजरना पड़ रहा है। ये ग्रुप की तरह देख ही नहीं रहे, ठीक है, कि मेरी तरह लाखों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इस सोच में अभी नहीं है, ठीक है। इसे ही क्या बोला गया, क्लास इन इटसेल्फ, और इसे ही क्या बोला गया, ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस मतलब अपनी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे देखना, ना कि ग्रुप लेवल पे देखना, ठीक है। देन वाई दे आर वर्किंग, ठीक है, जब इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन है, और इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन और एलियनेशन थ्रू आउट हिस्ट्री बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये काम क्यों कर रहे हैं, टू एंश्योर द सर्वाइवल, ठीक है। इनको वेजेस चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत रिसोर्स चाहिए, है ना, जितना इनको मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इनको सर्वाइवल करना है, अपनी सर्वाइवल करनी है, ठीक है। अगर आप लाख रुपए का काम करते हो लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये, तब भी आपको करना पड़ रहा है ना यार, है ना। क्यों, क्योंकि आपको अपनी सर्वाइवल सुनिश्चित करनी है। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सेप्ट देयर सिचुएशन एंड गॉड विल और नेचुरल, ठीक है। मार्क्स कहते हैं कि हैव नॉट क्लास ने अपनी सिचुएशन को क्या सोच लिया है कि ये तो भगवान की मर्जी है या ये नेचुरल सिचुएशन है। ये
देख ही नहीं रहे कि ये जो सिचुएशन है ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस की वजह से है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। इनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मतलब इनकी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ये अभी क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम देखते हो, जब आप अपनी प्रॉब्लम को एज अ ग्रुप प्रॉब्लम नहीं देखोगे, तो ऑफकोर्स आप डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है, आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप डिमांड्स नहीं करोगे, है ना। अगर आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात करो तो जब महात्मा गांधी ने लोगों को यूनाइट किया था, एक बड़ा मास जो है, जब उसने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, कितनी सारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप प्रॉब्लम नहीं बनाओगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अगर कोलोनाइजेशन का प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, है ना, उसको आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं लड़ सकते, ठीक है। यू नीड टू हैव अ ग्रुप, ठीक है। तो यही मार्क्स कह रहे हैं कि इनको अभी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे लगता है प्रॉब्लम, ग्रुप की अवेयरनेस नहीं है, जिसे ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस या क्लास इन इटसेल्फ कहा गया है। तो इन्होंने ये क्या माना है कि एक भगवान की मर्जी या कोई नेचुरल प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, कि भगवान ने हमें पास्ट कर्मों का फल दिया है, रिजल्ट दिया है, हमें सहना है, भुगतना है, ठीक है, ऐसी फीलिंग है इनके अंदर। कौन कह रहा है? मार्क्स कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? हैव नॉट क्लास के लिए कह रहे हैं। इसे क्या कहा गया है? क्लास इन इटसेल्फ, ओके, क्लास इन इटसेल्फ। क्लियर? तो मार्क्स कहते हैं कि क्लासेस हैव पोटेंशियल फॉर रेवोल्यूशन। मार्क्स ने कहा है कि जो ये हैव नॉट क्लास है ना, इसके पास रेवोल्यूशन का पोटेंशियल है, क्रांति ये कर सकते हैं। क्रांति किसके खिलाफ करना है? किसके खिलाफ करना है? हैव क्लास के खिलाफ करना है, ठीक है। सोसाइटी में जो इनके साथ इनइक्वालिटी हुई है हिस्टोरिकली, इनजस्टिस जो हो रहा है हिस्टोरिकली, जो हिस्ट्री से इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये क्रांति कर सकते हैं। इनके अंदर पोटेंशियल है क्रांति करने की। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि ये क्रांति तब तक नहीं हो सकती जब तक हैव नॉट क्लास के अंदर ट्रू कॉन्शियसनेस नहीं आ जाता है, ठीक है। ट्रू कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कि जब तक इनको अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम का रियलाइजेशन नहीं हो जाता, ठीक है, कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी क्लास की प्रॉब्लम है, हैव नॉट क्लास की प्रॉब्लम है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये पूरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। पूरे कम्युनिटी वाली फीलिंग जब तक नहीं आ जाती, क्योंकि कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी तो आप रेवोल्यूशन करोगे कैसे? एक इंडिविजुअल रेवोल्यूशन कैसे कर सकता है? क्रांति के लिए तो मासेस चाहिए, है ना। रिकॉल द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, है ना, मासेस चाहिए, ग्रुप चाहिए। अंग्रेजों को भगाने के लिए चाहिए था ना, ग्रुप बनाया ना हमने, है ना, ओके। तो इसी तरीके से मार्क्स कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक ट्रू कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती। ट्रू कॉन्शियसनेस का क्या मतलब मैंने आपको बताया, जब तक आपको अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो रियलाइज़ नहीं होती। और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही है वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि एक बड़े ग्रुप लेवल पे हो रही है। आपके जैसे लाखों वर्कर्स हैं, लाखों लोग हैं जो एक हैव नॉट क्लास का पार्ट है, जो इस वीक हेल्पलेस पुअर क्लास का पार्ट है। तो जब तक आपके अंदर ये ट्रू कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती, अपनी एक्चुअल सिचुएशन को आप नहीं पहचानते, तब तक आप रेवोल्यूशन नहीं करोगे। क्योंकि रेवोल्यूशन करने के लिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा अपने जैसे और लोगों के साथ, अपने जैसे और वर्कर्स के साथ। तो आपके अंदर एक क्लास की फीलिंग जनरेट होगी, ठीक है, कि ये आपकी प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं एक क्लास प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रू कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अपनी एक्सप्लॉयटेशन को लेके अवेयर होना, अंडरस्टैंडिंग सिस्टमैटिक ऑपरेशन, रिजेक्शन ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस, रेवोल्यूशनरी एम, ठीक है। कितनी मतलब बढ़िया बात, इनकी जो थ्योरी है ना बहुत सही लगती है पढ़ने में। इन्होंने क्या बोला कि ट्रू कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, आप
अपनी एक्सप्लॉयटेशन को लेके अवेयर हो जाओगे कि मेरी जो एक्सप्लॉयटेशन है इंडिविजुअल पे नहीं, एक ग्रुप लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि देखो, जब आप ग्रुप लेवल पे अपनी एक्सप्लॉयटेशन को समझोगे तभी तो आप आपस में डिस्कस करोगे। फैक्ट्रीज में लेबर जो है बात करेंगे कि भाई तेरे साथ भी दिक्कत है, तेरे साथ भी है, तो फिर ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरी क्लास की प्रॉब्लम है। फिर जब आप डिस्कस करोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, ये तो सिस्टमेटिकली ऑपरेशन हो रहा है हमारे साथ तो बहुत ही सिस्टमाइज्ड तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है हमारा, है ना, कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि इकोनॉमी में हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो पावरफुल लोग हैं सिर्फ उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है, हमारी तो इतनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई वॉइस ही नहीं है हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो आप देखोगे कि नहीं, मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी स्किल्स पे डाउट नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे तो देखना है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सिस्टमेटिक है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये सिस्टमेटिक है, ये समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसकी वजह से मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मार्क्स फिर कहते हैं अब ये अपनी फॉल्स कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देने का मतलब कि इनके अंदर जो एक भावना थी कि जैसे ही सोसाइटी की स्टेट चेंज होगी हमारी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही सोसाइटी चेंज होगी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स कैसी है, सिस्टमेटिक है, ठीक है, समाज का एक पार्ट है, ठीक है, समाज जो है चल ही ऐसे रहा है, ठीक है। तो वो फिर एक रेवोल्यूशनरी एम लेके आएंगे कि नहीं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है तो हम सिस्टम को ही बदल देंगे, हम इस सोशल सिस्टम को ही चेंज कर देंगे। ये जो समाज है, जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो इन इक्वालिटी पे बना हुआ है, जो इनजस्टिस पे बना हुआ है, जो एक्सप्लॉयटेशन पे बना हुआ है, हम उसे ही ख़त्म कर देंगे और इसे ही क्या कहेंगे, रेवोल्यूशनरी एम, क्रांति की भावना। क्लियर? मार्क्स कहते हैं कि जैसे ही आपको ट्रू कॉन्शियसनेस, अपनी जो एक्चुअल रियलाइजेशन है कि आप समझ गए कि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या होगा, आप क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाओगे। क्लास इन इटसेल्फ का क्या मतलब था कि आप अपनी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे, क्लास लेवल पे नहीं देख रहे थे, ठीक है, क्लास लेवल पे नहीं देख रहे थे, अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ट्रू कॉन्शियसनेस आता है, आपको सच्चाई पता चल जाती है कि मेरी हालत जो है वो तो इन सब वजहों से है ना, मेरी जो हालत है वो तो हिस्टोरिकल सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है ना, जो हिस्टोरिकली सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है उसकी वजह से। तो आपकी फॉल्स कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है, आपको जो लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोसाइटी में जैसे चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको पता चल जाता है, ठीक है। तब आप ट्रू कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करते हो, ट्रू कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करते ही क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हो आप, ठीक है। अब आप जो है यूनाइटेड हो जाओगे, अब जितना भी हैव नॉट क्लास है, जितने भी हैव नॉट क्लास है, ठीक है, वो यूनाइट हो जाएंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। फिर वो एक पॉलिटिकल एक्शन लेंगे। पॉलिटिकल एक्शन का मतलब क्या, आप प्रोटेस्ट करोगे, डिसेंट करोगे, आप जो है गवर्नमेंट को एक तरीके से चैलेंज करोगे, पावर को चैलेंज करोगे, ठीक है, अपनी डिमांड्स रखोगे, अपनी नीड्स, अपनी एस्पिरेशंस बताओगे जाके, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि आप सिस्टमेटिकली ऑप्रेस्ड हो रहे हो, सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से ऑप्रेस्ड हो रहे हो। आप करोगे इसको चेंज करो, ट्रेड यूनियंस बनाओगे, है ना, बोलोगे एक्ट लेकर आओ, फैक्ट्रीज एक्ट आएगा, है ना, कितनी सारी चीज़ें चेंज आएगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की डिमांड करोगे, ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्शन लोगे। उसके बाद आप कर दोगे रेवोल्यूशन, फिर आप करोगे क्रांति, और ये जो सिस्टमेटिक ऑपरेशन है ये ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सब कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है, ये पूरी कहानी कार्ल मार्क्स ने कही है, ठीक है। तो आप क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ कब बनते हो, जब आपकी फॉल्स कॉन्शियसनेस ट्रू कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाती है। ट्रू कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, व्हेन यू रियलाइज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ओके, क्लियर, व्हेन यू रियलाइज योर प्रॉब्लम इज अ क्लास प्रॉब्लम, ठीक है,
आप अपनी प्रॉब्लम को क्लास प्रॉब्लम की तरह देखने लगते हो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया हो। आपको अगर लेक्चर समझ आया है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक दो, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा पार्ट 1 है क्लास स्ट्रगल का। पार्ट 2 जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, और इसी के साथ हमारा क्लास स्ट्रगल का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।